नमस्कार दोस्तों, रीट पीटीआई एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, जिसकी आज क्लास नंबर 38 रहेगी और आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मित्रों ये मानकर चलो कि रीट एग्जाम के लिए तो बहुत ही फायदेमंद ये टॉपिक रहने वाला है। 1% अभी बोल रहा हूं रीट के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक ही क्लास के अंदर आसान भाषा के अंदर आज हम जो है क्रियात्मक अनुसंधान है इसको समझेंगे। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से पीडीएफ और वीडियो क्लासेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले नॉर्मल जानकारी, फिर हम क्रिया, जैसे देखिए नीचे दिया गया क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं। पहले बात करते हैं कि यह शब्द कहां से आया, इसका सूत्रपात कैसे हुआ। दोस्तों क्रियात्मक सूत्रपात क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसका सूत्रपात करने का श्रेय अमेरिका को है। वहां इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। तो पहली बात कि जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है इसका जो सूत्रपात है वो किया है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलियर ने। दोस्तों अब देखिए प्रतिपादन 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टेफन एम कोरे ने किया। प्रतिपादन किसने किया है? स्टेफन एम कोरे ने, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर। कब किया है? 1953 के अंदर। स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम देखिए, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान या क्रिया अनुसंधान। बहुत जगह क्रिया अनुसंधान मिलेगा, बहुत जगह क्रियात्मक अनुसंधान मिलेगा, एक ही बात है, एक ही शब्द रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा का। क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्य अर्थ है विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। बस इतना ही है। इससे ही आपका, अगर यह अर्थ आपको समझ में आ गया तो यह मानकर चलो कि यह संपूर्ण क्रियात्मक अनुसंधान है वो आप अपने ऊपर लागू करके इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, विद्यालय से संबंधित व्यक्ति, मान लीजिए आप क्या है वहाँ के अध्यापक है, तो देखिए विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा और विद्यालय की समस्याओं, व्यक्तियों के अंदर विद्यार्थी आगे, अध्यापक आगे, जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, वो आगे। इसके अलावा विद्यालय की समस्याएं, जो भी विद्यालय की, चाहे कक्ष की हो, चाहे खेल ग्राउंड की हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, इनका व्यक्तियों से संबंधित हो चाहे विद्यालय की समस्याएं हो, इनका हम क्या करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें और अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में क्या करें, जो भी समस्या, जो भी कमी मिले उसका वैज्ञानिक अध्ययन करके उसका उचित समाधान निकालकर उसका हम क्या करें, सुधार करें। तो वही क्या होगा, क्रियात्मक अनुसंधान होगा। दोस्तों अब मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है वो देख लेते हैं। मित्रों पहली परिभाषा है कोरे के अनुसार, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। शिक्षा में क्रिया अनुसंधान, तो कार्यकर्ता कौन हो गए? शिक्षा के अध्यापक हो गए, विद्यार्थी हो गए, यही होंगे। तो अध्यापक या विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान ताकि वे अपने कार्यों में क्या कर सके, सुधार कर सके। गुड के अनुसार देखिए, क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या है, अनुसंधान है। देखिए, निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति, वृद्धि करने वाला जो हम प्रयोग में लेते हैं वही अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान होता है। मोले के अनुसार देखिए, शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्या के हल के लिए समस्या के समाधान से, जो समस्या है उसका समाधान शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षक, चाहे विद्यार्थी, चाहे विद्यालय से रिलेटेड हो, उसका हम क्या करते हैं, उसका हल करते हैं, समाधान निकालते हैं, उसी को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और आगे देखिए, मेक, गेत व अन्य के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान संगठित खोज की क्रिया है। संगठित कैसे हो गई? क्योंकि विद्यार्थी, अध्यापक सभी सम्मिलित है।
जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष या समूह की क्रिया में परिवर्तन तथा विकास करने के लिए अध्ययन करना व रचनात्मक सुझाव देना। कोई समस्या है उसकी क्या करनी, या तो हम एक व्यक्ति बैठकर कर सकता है, या पूरा विद्यालय है वो प्रशासन है वो बैठकर, या सभी विद्यार्थी है वो बैठकर उसके बारे में जो क्रिया है उसके विकास के लिए क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बारे में जो समस्याएं आएगी उनका समाधान करेंगे और अपना जो सुझाव है वो देंगे। यही मैकगेथ व अन्य ने परिभाषा दी दोस्तों। अब कुछ विशेष देख लीजिए क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। हिंदी में कामता प्रसाद पांडे ने 1995 में शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान पुस्तक की रचना की थी। हिंदी के अंदर जो पहली पुस्तक आती है क्रियात्मक अनुसंधान की वो 1995 में आती है। क्रियात्मक अनुसंधान पुस्तक की रचना है जो किसने की, कामता प्रसाद पांडे ने। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 से माना जाता है। 1926 के अंदर शिक्षा के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान माना जाता है, जब बंकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए इसकी क्या दिया था, इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। तो शिक्षा में कब आ गया है, 1926 से। 1946 में लेविन ने सामाजिक संबंधों की दिशा में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली पर बल दिया था। लेविन ने 1946 के अंदर बल दे दिया था क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर। आगे देखिए, आगे है रायन स्टोन ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को क्या बढ़ाया था, आगे बढ़ाया था। और क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। शिक्षा का जो क्रियात्मक पक्ष होता है उससे संबंध होता है क्रियात्मक अनुसंधान का दोस्तों। अब आगे आते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की ओर। एक एक सोपान है उनको हम विस्तृत पढ़ेंगे, ये नहीं है कि सोपान का नाम ही देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए मित्रों बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की, तो पहला सोपान आपकी स्क्रीन पे समस्या का ज्ञान। जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी तो उसका हम समाधान करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जब समस्या आएगी तभी उसका हम क्या करेंगे, समाधान है जो करेंगे दोस्तों। तो देखिए सोपान के बारे में हम बात करते हैं। पहले एक बार मैं सोपान कौन कौन से उनके बारे में बता दूं। 7 सोपान है इसके अंदर। देखिए पहला समस्या का ज्ञान, दूसरा दिया हुआ है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना, तीसरा है योजना का चयन और उसका निर्माण करना, चौथा है जो तथ्य होते हैं उनको संग्रह करना या तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना, पांचवा है योजना का कार्यान्वयन और जो प्रमाण मिलते हैं उनका संकलन करना, छठवां है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, और सातवां रहेगा दूसरों के परिणामों को सूचना, दूसरों को परिणामों की जो सूचना है वो देना। पहला देखिए समस्या का ज्ञान। क्रिया अनुसंधान का पहला सोपान है विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या को भली भांति समझना। जो समस्या आपके विद्यालय में आई है तो उसको आप भली भांति समझिए। यही पहला है कि समस्या का ज्ञान कीजिए। ये नहीं कि मेरे सामने ये समस्या आ गई, समस्या से मतलब नहीं है, समस्या को अच्छी तरह समझना है आपको, उसके अंदर घुसना है आपको। दूसरा है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार करना। क्रिया अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्या को भली भांति समझने के बाद, ये तो पहले में समझ लिया हमने, बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या है और उसका समाधान करने के लिए कौन से कार्य किए जा सकते हैं। दूसरे सोपान के अंदर जो समस्या है वो क्यों पैदा हुई, उसके कारण क्या है, उनके बारे में हमें विचार करना है। और फिर है जो समाधान करने के लिए हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इस पे विचार करना है दोस्तों। चलें तीसरे सोपान की ओर। तीसरा सोपान आएगा योजना का चयन व उपकल्पना का क्या करना, निर्माण दोस्तों। अब देखिए क्रिया अनुसंधान का तीसरा सोपान है विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए योजना का चयन करना और उपकल्पना का निर्माण करना। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होते हैं। जितने व्यक्ति विचार विमर्श में सम्मिलित थे वो ही योजना का चयन करेंगे, उपकल्पना का निर्माण करेंगे कि किस योजना के द्वारा इस समस्या को हम है जो हटा सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। चौथा सोपान आएगा तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना। जो तथ्य संग्रह करने की विधियां हैं उनका निर्माण करना दोस्तों। क्रिया अनुसंधान का चौथा सोपान है कि योजना की कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियों का विनिश्चय करना दोस्तों।
ये 4 सोपान हो गए। चलिए 5वां सोपान आता है। 5वां है योजना का कार्यान्वयन व परमाणु का संकलन। देखिए क्रिया अनुसंधान का 5वां सोपान है कि निश्चित की गई योजना, जो योजना हमने चौथे चरण के अंदर जो योजना जो विधि है उसका निर्माण किया है, तो निश्चित की गई योजना या विधि को कार्यान्वित करना और उसकी सफलता या असफलता के संबंध में परमाणु या तथ्यों का संकलन करना। जो भी उसकी सफलता उसकी असफलता को लेकर जो भी हमें तथ्य मिलते हैं, जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं, उनको क्या करना, एकत्रित करना। 6वां सोपान आता है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना। जो हमारे सामने समस्या आई उसका कारण क्या था, उसके तथ्य हमारे सामने आ गए। अब तथ्यों के आधार पर आपको क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो क्रिया अनुसंधान का 6वां सोपान है योजना की समाप्ति के बाद, यहां पर योजना समाप्त हो गई हमारी के बाद जो संग्रह किए हुए तथ्य और प्रमाण है उनके आधार पर हमें क्या निकालना रहता है, निष्कर्ष निकालना रहता है कि हम इस समस्या को इस प्रकार अलग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार मिटा सकते हैं दोस्तों। और 7वां सोपान आएगा दूसरों के परिणामों की सूचना। दूसरों के परिणामों की सूचना। क्रियात्मक अनुसंधान का 7वां सोपान है दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की क्या देना, सूचना देना। तो यह 7 सोपानों से होकर जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो गुजरता है और एक समस्या का समाधान है वो करता है दोस्तों। अब बात कर लें एनसीईआरटी के क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की, तो यहां पर 8 सोपान बताए गए हैं। ये रहे आपके योजना का शीर्षक, योजना का उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान योजना की कार्य प्रणाली, योजना का मूल्यांकन, योजना में अनुमानित आय, संस्था का नाम, छात्रों की संख्या और कक्षा, विभिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या और योजना के लिए उपलब्ध सुविधाएं एवं क्रियात्मक अनुसंधान का क्रियान्वयन। यह एनसीईआरटी ने 8 सोपान और 60 सोपान है जो बताएं। तो ये थे क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी अब, एक होता है मौलिक अनुसंधान, दूसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। इनमें अंतर क्या होता है यह भी हम देख लें। तो चलिए मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के अंदर अंतर क्या है उसकी ओर हम चर्चा करते हैं। यह देखिए थोड़ी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है जिससे एक ही आपको स्क्रीन पे पूरा नजर आ जाए। देखिए मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान इसका विकास भौतिक विज्ञानों के साथ यानी भौतिक विज्ञान के साथ मिलकर होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान है इसका विकास सामाजिक जो विज्ञान है इसके साथ होता है। तो अंतर, पहला अंतर हो गया आपके सामने। दूसरा अंतर है न्यायदर्श यानी संपूर्ण जनसंख्या है, जबकि न्यायदर्श है क्रियात्मक अनुसंधान में कक्षा कक्ष ही होता है दोस्तों। तीसरा देखिए अंतर, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान है इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य पद्धति में क्या करना है, सुधार करना है। चौथा अंतर है इसका समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है दोस्तों। पांचवा देखिए, इसकी समस्या का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है। मौलिक अनुसंधान के अंदर जो समस्या होती है उसका संबंध एक सामान्य परिस्थिति से होगा, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में देखिए इसकी समस्या का संबंध किसी विशेष परिस्थिति से, जो विद्यालय, जो कक्षा कक्ष, जो खेलकूद कहीं पर भी आए वहां से होता है। बात करें सातवें की, तो छठवां देखिए, सातवें छठवां, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता। इसमें सत्यों को तथ्यों की स्थापना की जाती है, सत्यों पर तथ्यों की, सत्यों के ऊपर तथ्यों की है जो स्थापना की जाती है, जबकि इसमें वास्तविक समस्याओं का व्यवसायिक हल है वो खोजा जाता है। ये अंतर है। मौलिक अनुसंधान, इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है मित्रों। बात करें नेक्स्ट की, मौलिक अनुसंधान, इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है दोस्तों। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्या होता है, विशेषज्ञ होते हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विद्यालय शिक्षक या प्रबंधक आदि होते हैं। जो अनुसंधान करता है या तो विद्यालय का शिक्षक होगा या विद्यालय का प्रबंधक
होगा दोस्तों। और अंतिम अंतर देखिए, मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ करता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर जो मूल्यांकन है वो शिक्षक स्वयं है जो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर दोस्तों। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों की। तो ये रहे प्रकार दोस्तों। पहला प्रकार प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, अध्ययन की परिस्थितियों को पूर्णतः नियंत्रण करके निष्कर्ष निकालना। प्रयोग करके, अगर हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो हमारा अगर प्रयोग सफल होगा तभी उसका निष्कर्ष निकलेगा। मतलब जो अध्ययन की परिस्थितियां हैं उनको पूर्णतः नियंत्रित करके उनका निष्कर्ष निकालना। दूसरा है आनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान। आनुभाविक क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, अनुभव के आधार पर कोई समस्या है उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तीसरा है निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। निदानात्मक में क्या होता है, दैनिक समस्याओं को आधार बनाकर जो विद्यालय में समस्या आई है उसको दैनिक समस्याओं के साथ जोड़ा जाता है, उनके आधार पर उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। और चौथा प्रकार है सहभागी या सम्मिलनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। सभी सहभागी लोगों के योगदान के आधार पर जो जो विद्यालय की समस्या के अंदर भागीदारी निभा रहे उन सभी व्यक्तियों की सहभागिता के आधार पर, उनके योगदान के आधार पर जो समस्या है उसका समाधान निकालना। तो यह है क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार दोस्तों। आगे आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र या समस्याएं। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र या समस्याएं 5 प्रमुख क्षेत्र या समस्याएं रहेगी, जिसमें पहला है आपके सामने विद्यालय संगठन वह प्रशासन से संबंधित समस्या। दूसरा रहेगा बाल व्यवहार से संबंधित समस्या। तीसरा रहेगा शिक्षण से संबंधित समस्या। चौथा रहेगा परीक्षा से संबंधित समस्या। और पांचवा रहेगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या। पहली देखिए, पहली है विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का, जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके क्षेत्र या समस्याओं में पहली कौन सी आ रही है, विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित। देखिए इन समस्याओं का संबंध मुख्यतः विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन से है। विद्यालय का जो प्रबंधन और प्रशासन है उनसे इन समस्याओं का संबंध होता है। जैसे देखिए हम पर्याप्त कक्ष का अभाव है तो एक समस्या है, स्थान व फर्नीचर का अभाव है, बच्चों के बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो ये भी एक समस्या है, वाचनालय व प्रयोगशाला का अभाव है, छात्रों व अध्यापकों पर नियंत्रण न हो पाना। एक प्रबंधक है उसका छात्रों और अध्यापकों पर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो ये विद्यालय संगठन और प्रशासन से संबंधित क्या होती है, समस्याएं आती है क्रियात्मक अनुसंधान में। दूसरी समस्याएं आती है वो आती है बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। बाल व्यवहार, एक बालक के व्यवहार को लेकर समस्याएं। देखिए इन समस्याओं का संबंध केवल छात्रों से होता है। बाल व्यवहार से है तो छात्रों से होगा, जैसे चोरी करना है, विद्यालय न आना है, देर से आना या विद्यालय से भाग जाना है, विद्यालय की संपत्ति को हानि पहुंचाना है, कक्षा में शोर मचाना है, शरारत करना है, यौन अपराध करना है, एक दूसरे से लड़ना है, झगड़ा या मारपीट करना है। तो ये सभी जो समस्याएं आई है यहाँ पर 7 से 8 10 समस्याएं जो बताई है ये सभी बालकों से रिलेटेड है। तो बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। तीसरी प्रकार की जो समस्याएं आती है वो आती है शिक्षण से संबंधित समस्याएं। अब देखिए शिक्षण से संबंधित समस्याएं कौन सी है। इन समस्याओं का संबंध छात्रों और शिक्षकों दोनों से, शिक्षण से संबंधित है, छात्र और शिक्षक है, दोनों से इनका संबंध होता है। जैसे पाठ्य विषयों को न समझना या उनमें रुचि न लेना। जो पाठ्य विषय उनमें एक बालक है जो ना तो रुचि ले रहा है ना उसको समझ रहा है। गृह कार्य या लिखित कार्य न करना ये भी समस्या है। वाचन उच्चारण आदि की ओर ध्यान न देना। एक अध्यापक क्या वाचन कर रहा है, क्या उच्चारण कर रहा है उसकी ओर ध्यान न देना, या एक बालक क्या उच्चारण कर रहा है उसकी ओर, उसका पर्सन क्या है वो न ध्यान देना। अपने विचारों को मुक्त करने का अवसर न पाना। अगर एक अध्यापक है बालकों को खुद के जो विचार है उनको मुक्त करने का अवसर नहीं देता तो ये भी एक समस्या है। शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियों का, जो शिक्षक है उसके द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों को न अपनाना। जो उपयुक्त विधि है, जिस तरह जिस पाठ के लिए जो विधि बनी है उसी विधि से अगर अध्ययन नहीं करवा रहा तो ये भी एक क्या समस्या है। शिक्षण के लिए पूरी तैयारी न करना। एक अध्यापक आता है लेकिन वो जिस चीज़ को पढ़ाना है उसकी तैयारी के बगैर ही आ जाए तो क्या पढ़ाएगा।
आगे देखिए, शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण न कर पाना। एक कक्षा है जिसमें शिक्षक पढ़ा रहा है, बालक बैठे हैं, लेकिन शिक्षक है जो बालकों पर पूरा कंट्रोल नहीं स्थापित कर रहा है, एक पढ़ने योग्य माहौल है जो पैदा नहीं कर पा रहा है कक्षा में, तो ये भी एक समस्या है। और शिक्षकों में अच्छे संबंध न होना, जो भी शिक्षक वहाँ पर है विद्यालय के अंदर, उनमें आपस में अच्छे संबंध न होना, यह होती है शिक्षण से संबंधित समस्याएं। चौथी समस्या आएगी हमारी, जो आएगी परीक्षा से संबंधित समस्याएं। अब देखिए परीक्षा से संबंधित कैसे, इन समस्याओं का संबंध मुख्यतः किनसे होता है? छात्रों से। देखिए, परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, प्रामाणिक व वस्तुनिष्ठ न होना। जो परीक्षा प्रणाली प्रचलित है वो ना तो विश्वसनीय, ना प्रामाणिक है और ना ही वस्तुनिष्ठ है। निबंधात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन न हो पाना। अगर आप विद्यालय में मूल्यांकन करते हैं और वो मूल्यांकन कर रहे हैं निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा के माध्यम से, तो उससे आप एक बालक या सभी बालकों का वास्तविक जो मूल्यांकन है वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण व प्रयोग नहीं किया जाना, उपलब्ध परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रों द्वारा चयन किए जाने वाले प्रश्न पत्रों में अधिक प्रश्न न होना और परीक्षा व शिक्षण में समन्वय न होना, यह सभी होती है जो परीक्षा से रिलेटेड समस्याएं विद्यालय में शिक्षकों व छात्रों से रिलेटेड है दोस्तों। और पांचवी समस्या आती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, इनमें कौन कौन सी है? इन समस्याओं का संबंध छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य से। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, इनका सभी से संबंध होता है जो एक विद्यालय से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जैसे पाठांतर क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना, इन क्रियाओं का विधिवत आयोजन न किया जाना, इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार व आडंबर समझा जाना, इन क्रियाओं के लिए प्रधानाचार्य द्वारा पर्याप्त समय न दिया जाना, इन क्रियाओं के प्रति शिक्षकों को उदासीन रहना, इन क्रियाओं को छात्रों से समय का अपव्यय समझना, उत्साही छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठांतर क्रियाओं में भाग लेने का अवसर न मिलना, यह सभी होती है पाठ्य सहगामी समस्याएं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उनसे रिलेटेड ये जो समस्याएं मैंने बताई है, ये आती है क्रियात्मक अनुसंधान के सामने समस्याएं। तो 5 प्रकार का क्षेत्र या समस्याएं हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब छिड़ेगा दोस्तों इसका, और वो है आपका कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मित्रों, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार करना। विद्यालय उद्देश्य क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम जो विद्यालय का संगठन है, विद्यालय की जो व्यवस्था है, उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वहां पर कुछ गलतियां हैं तो उनमें सुधार हम कर सकते हैं दोस्तों। विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक कार्यों को अधिकतम स्थान देना। जो प्रजातंत्रात्मक कार्य है विद्यालय के अंदर, उनको क्या देना? स्थान देना, महत्व देना। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी प्रगति में योग देना। विद्यालय में जो दिन प्रतिदिन समस्याएं आती रहती है, उनका क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा क्या करना? अध्ययन करना और उनका समाधान है वो खोजना। विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उनकी उन्नति को संभव बनाना। विद्यालय में जो भी छात्र है, जो भी शिक्षक है, उनको उनमें जो भी चाहे छात्रों में हो चाहे शिक्षकों में हो, जो भी दोष है, उन दोषों से क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम उनको अवगत करा सकते हैं और बोला जा सकता है कि आप इनमें सुधार कीजिए। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। जो एक आवश्यकता बालक की है उसी के अनुकूल क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम। तो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसका क्या किया जाना चाहिए? अध्ययन। वो भी किसके आधार पर? जो वहाँ का स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुकूल उसका अध्ययन करके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ही उसको बनाना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना
और विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का क्या देना, अवसर देना। तो ये मुख्य उद्देश्य रहते हैं मित्रों क्रियात्मक अनुसंधान के एक विद्यालय के अंदर। अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यह विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन और सुधार करता है। जो कार्य प्रणाली है एक विद्यालय की, उसके अंदर संशोधन करेगा, उसके अंदर सुधार करेगा। यह विद्यालय में जनतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। जो हमने उद्देश्यों के अंदर देख लिया, जनतंत्रात्मक मूल्य वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। यह विद्यालय के यांत्रिक और परंपरागत वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी कि विद्यालय के अंदर यांत्रिक और परंपरागत जो वातावरण है उसको क्या है, समाप्त करके अनुकूल, जो पढ़ाई के अनुकूल वातावरण है उसको विकसित करता है। यह विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को अपने दैनिक अनुभवों को संगठित करने और उनसे लाभ उठाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। चाहे शिक्षक हो चाहे प्रधानाचार्य हो, उनको अपने दैनिक अनुभव है, जो दैनिक अनुभव रहता है एक शिक्षक का एक प्रधानाचार्य का, उनका वो कक्षा के अंदर क्या करे, उपयोग करें। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा, यह विद्यालय प्रबंधकों, छात्रों, शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का व्यवहारिक क्या करता है, समाधान। अगर विद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति के साथ है और उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो उसका क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा क्या किया जा सकता है, समाधान। यह पाठ्यक्रम को समाज की मांगों, मूल्यों और मानव मान्यताओं के अनुकूल बनाकर विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने की चेष्टा करता है। यानी कि विद्यालय के अंदर अगर सामाजिक मूल्य नहीं विकसित हो रहे तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा पाठ्यक्रम को उस हिसाब का बना दिया जाता है जिससे विद्यालय है उसको हम क्या समझ लें, एक समाज का छोटा रूप समझ लें। यह छात्रों के चतुर्मुखी उन्नति करने के लिए विद्यालय में क्रियाओं का प्रभावपूर्ण विधि से आयोजन करता है। चतुर्मुखी यानी चारों ओर से, ये नहीं है सिर्फ पढ़ाते जाओ, रटाते जाओ, पढ़ाते जाओ, ये नहीं होता है। चारों ओर से हर एक क्षेत्र में एक बालक जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो बालक आगे बढ़े। इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान है, उसका महत्व है। यह शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सद्भावना की भावनाओं का विकास करता है। दोस्तों अगला देखिए, यह शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, प्रशासकों आदि को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके मूल्यांकन में परिवर्तन और सुधार है जो करता है। तो यह महत्वपूर्ण क्या है, महत्व है। आगे आएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान समाज की व्यवहारिक समस्याओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है क्रियात्मक अनुसंधान। तथ्यों पर शोधक का अधिक नियंत्रण न होने के कारण इसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या या सीमा या हानि वो ये कि क्रियात्मक अनुसंधान है, ये वैज्ञानिक नहीं होता है। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिकता का अभाव है। इसमें वैज्ञानिक विधि का पूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक नहीं है तो पूर्ण शुद्धता भी नहीं आएगी, तो पूर्ण शुद्धता इसमें नहीं पाई जाती है। प्रत्येक परिस्थिति पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता। शोधकर्ता है जो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्या का हल कर रहा है, तो वो हर एक परिस्थिति में ये तो है नहीं शोध करेगा और समस्या का हल निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा। तो प्रत्येक परिस्थिति है उसमें शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को अन्य महाविद्यालय तथा संस्था पर लागू नहीं किया जा सकता, अतः इसे सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। अगर हमने एक विद्यालय के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा वहाँ पर अच्छा सुधार किया, वहाँ की जो समस्याएं थी उनमें हमने सुधार कर दिया और विद्यालय में अब कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर किया है अब यही समस्याएं, जो समस्याओं समाधान किया है वो किसी दूसरे विद्यालय पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। दोस्तों समझे, क्योंकि इसमें सामान्यीकरण का अभाव है। अनुसंधानकर्ता के स्वयं के विचार सम्मिलित होने के कारण व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना रहती है। जो अनुसंधान करता है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर जो अनुसंधान करता है उसके खुद के विचार सम्मिलित है।
अगर खुद के विचार है तो वो अपनी ओर से भी उसके अंदर क्या रख सकता है, विचार, और खुद के मन से विचार रखेगा, मतलब व्यक्तिगत पक्षपात उसके अंदर मिलेगा। इसमें लचीलापन अधिक होता है, जो कभी कभी अनुसंधान की दिशा है जो परिवर्तित कर देता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें लचीलापन अधिक होता है मित्रों, और कभी कभी अनुसंधान की दिशा भी लचीलापन के कारण परिवर्तित मिलती है दोस्तों। अनुसंधानकर्ता को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त न होने के कारण उपयुक्त शोध विधि के चयन एवं संचालन में कठिनाई उत्पन्न है, वो हो सकती है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसमें विश्वसनीयता और वेदता का अभाव पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, विश्वसनीयता और वेदता का अभाव है। प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। प्रत्येक अनुसंधान में लाने के साथ साथ कुछ कमियां भी होती है। आपने इसके द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा कोई समस्या है उसको आपने क्या कर दिया, सही कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें आपको कमियां मिल जाएगी दोस्तों, और ना ही इसके द्वारा आप किसी बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। मोल के शब्दों में अपने दोषों के बावजूद भी क्रियात्मक अनुसंधान को निसंदेह रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो ये प्रमुख सीमाएं हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। अब बचता है क्रियात्मक अनुसंधान की जो योजनाएं हैं उनके लिए हमारे सुझाव, जो से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। तो चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान योजनाओं के लिए सुझाव क्या क्या है। पहला, समस्या का स्वरूप वास्तविक होना चाहिए। पहला है, जो विद्यालय में समस्या है उसका स्वरूप कैसा हो, वास्तविक हो। अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। जो अनुसंधान करता है वो उस जो समस्या है उससे क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष जानकार होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंधित होना चाहिए। उसके सामने पहले वैसी समस्या आ जानी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह उसका क्या कर सके, समाधान ढूंढ सके। क्रियात्मक योजना का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के स्तर की प्रगति एवं गुणात्मक विकास से होना चाहिए। जो क्रियात्मक योजना है इसका प्रत्येक संबंध शिक्षण के स्तर की प्रगति व गुणात्मक विकास से होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के क्रियान्वयन से विद्यालय के अन्य कार्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह नहीं है कि आप क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो विद्यालय के अन्य कोई भी कार्य ना होने दें, यह नहीं होना चाहिए। आपके लिए सुझाव है, अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो बाकी के जो कार्य हैं वो चलने दें, उनको उसी प्रकार चलने दें। मूल्यांकन में वैध तथा विश्वसनीय साक्ष्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। साक्ष्यों मतलब विधियों का प्रयोग है जो करना चाहिए दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या सुझाव है। नेक्स्ट है, परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में हो। परिकल्पनाओं के निर्माण में किन कारणों को, उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए जो अनुसंधानकर्ता के क्या हो, नियंत्रण में हो दोस्तों। अध्ययन की परिस्थितियों पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होना चाहिए। जो अध्ययन की परिस्थितियां हैं, जो अध्ययन की परिस्थितियां हैं उन पर क्या होना चाहिए, अध्ययन की परिस्थितियों पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होना चाहिए। योजना की रूपरेखा तैयार करते समय अनुभवी अध्यापकों तथा कुछ अनुसंधान विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। अगर आप कोई योजना है जो क्रियात्मक अनुसंधान में बना रहे हैं तो उस योजना को बनाते समय जो भी अनुभवी अध्यापक वहाँ पर है या जो अनुसंधानकर्ता के जो क्रियात्मक अनुसंधान के विशेषज्ञ हैं उनकी राय आपको लेनी चाहिए। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान विद्या की कार्य प्रणाली में सुधार और विकास लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। वर्तमान की बात कर रहे हैं हम ये। और शिक्षकों तथा प्रशासकों की क्षमता, दृष्टिकोण तथा आत्मविश्वास में सकारात्मक परिवर्तन करके विद्यालय को नई दिशा दिखाने में क्रियात्मक अनुसंधान सर्वथा क्या है, उपयुक्त है। तो जो आपके माइंड में टेंशन थी ना, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, उसका ही समाधान है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है। बस अगर आपने इसको ध्यान से पहली परिभाषा से इसको समझ लिया है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर विद्यालय से संबंधित व्यक्ति है तो वापस देख लें, विद्यालय है ये और यहाँ पर ये अध्यापक लगे हुए हैं। अब एक अध्यापक ने क्या किया कि विद्यालय के अंदर जो समस्याएं, जो या तो अध्यापकों की या विद्यालय की या छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका क्या किया, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा
और उस समाधान को लागू किया। तो यही होगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान। और यह था आपका क्रियात्मक अनुसंधान। कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार सभी साथी है जो कमेंट करके बता दें मेरे को, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।